वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर का हम लोगों ने 2 लेक्चर देख चुके हैं। इस चैप्टर का कितने 2 लेक्चर देख चुके हैं। कहाँ तक देख चुके थे? यूनिट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, सब चीजें हम लोग क्या प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम लोग देखेंगे मेजरमेंट के बारे में। किसके बारे में अभी देखना है हमें? मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, चैप्टर का तो नाम ही था यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, अभी क्या यूनिट के बारे में हमने बता दिया था। अभी किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, मेजरमेंट के बारे में तो थोड़ा समझो। देखो, अगर मेजरमेंट पहले होता क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। अगर सपोज इस मार्कर का लेंथ मेजर करना है, किसका? अगर इस मार्कर का लेंथ मेजर करना है तो करेंगे क्या? एक नोन स्केल। नोन स्केल क्या हो? सिंपल स्केल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारा क्या वर्नियर कैलिपर हो सकता है। आ रही बात समझ में? मान लेते हैं अभी सिंपल स्केल। सिंपल स्केल जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखे रहते हैं उसको देख सकते हो, सिंपल स्केल है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये हमारे पास अगर इस मार्कर का लेंथ मेजर करना है तो क्या करेंगे, उस स्केल को लेके आएंगे, इसके साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? इसके साथ रख के कंपैरिजन कर लेंगे और देखेंगे कि कितना इसका लेंथ है। बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अगर इसका लेंथ मेजर करना है तो क्या करेंगे, एक नोन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी के साथ क्या कर देते हैं, कंपेयर करा देते हैं। ठीक है, तो जिसके रीजन से हमें क्या उसका मेजरमेंट फाइंड आउट हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है? वैसे अगर हमारा वेट मेजर करना है तो क्या करते हैं, एक तरफ वेट रख लेते हैं, दूसरी तरफ हम खुद आ जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ क्या कंपेयर हो जाते हैं, जिसके कारण से वेट निकल जाता है। या फिर सब्जी वाले के साथ सब्जी लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक तरफ क्या रखता है, वो रखता है ना 1 kg 2 kg का बना के रखा हुआ रहता है, और दूसरी तरफ क्या सब्जी रख के कंपेयर करके दे देता है। तो ये मेजरमेंट एक्चुअल में है क्या? कंपैरिजन ही तो है। नॉन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी से अगर कंपैरिजन करा लेते हैं उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, मेजरमेंट। बात समझ में आया कि नहीं है? तो इसको इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखो क्या है, इट इज अ कंपैरिजन, ठीक है, ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, ठीक है, अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर मीन्स क्या समझा रहे हैं अभी? देखो, सेम नेचर भी होना जरूरी है। अब देखो, मान लेते हैं इस मार्कर का जैसे हमने लेंथ मेजर कर रहे थे, ठीक है, तो अगर लेंथ मेजर करना है तो बेट वाले के साथ थोड़ी कंपैरिजन करा सकते हैं। लेंथ वाला कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अगर बेट मेजर कर रहे हैं तो टाइम वाले के साथ थोड़ी मेजरमेंट करा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब सेम नेचर का होना चाहिए। अगर लेंथ को कंपैरिजन कराना है तो लेंथ वाले ही इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे। क्लियर है इतना? बात समझ में आ गई नहीं है? इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। क्लियर है इतना? तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट बहुत ही आसान है, सिंपली समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आगे जो हम लोग देखने वाले, जैसे हमने मेजरमेंट कर लिया, इस मार्कर का लेंथ मेजर किया तो कितना है, 6.7 सेंटीमीटर। किससे किए थे? सिंपल स्केल से किए थे। तो 6.7 क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू था इसका, और सेंटीमीटर क्या था, यूनिट था। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी मेजरमेंट करते तो दो चीजों से मिलकर बना होता है। वो किस किस चीजों से? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मेजरमेंट, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स में रिलेशंस क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में रिलेशन क्या हो सकता है उसको थोड़ा भी समझते हैं। क्लियर है? तो देखो क्या है, जैसे देखते हैं कि अगर मान लिए ऐसा कोई समझ लिया कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, सबको पता है 1000 ग्राम। पहले समझते हैं फिर राइट करते हैं। 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, 1 के कंपैरिजन में 1000 बहुत ज्यादा बड़ा है कि नहीं बड़ा? अब देखो, जैसे हमने बोला था कि मेजरमेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो कोई 1 kg लिखा तो ये क्या हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोट किससे किए, n से। ठीक है, और ये जो केजी क्या है हमारे पास, यूनिट। केजी क्या है, यूनिट। ये क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, यूनिट है।
अब देखो इसी को तो इतना लिखे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसके कंपैरिजन में देखो 8000 के कंपैरिजन में 1 कम है कि नहीं है। तो अगर कंपेयर करा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले वाले यूनिट में कम है और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यूनिट केजी जो होता है ग्राम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है कि नहीं होता। तो देखो ये ज्यादा है, केजी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिट क्या है, कम है। बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर से देखो यहाँ अगर 1 केजी को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या है, यूनिट है। क्लियर है इतना। अब इसी को हम लोग इतना राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है तो यूनिट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आया। केजी जो होता है ग्राम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है कि नहीं होता। तो यूनिट डिक्रीज हो रहा है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मींस जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो होते हैं एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं आया। एक क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होते हैं किसी भी मेजरमेंट में और उसके यूनिट्स एक दूसरे से क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बात समझ में आया। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा अच्छे सिस्टमैटिक तरीका से समझ लेते हैं। देखो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट जो देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट की। ये तो क्या क्या चीजों से मिलके बना होता है, नंबर्स एंड यूनिट से मिलके बना होता है। तो दोनों में नंबर्स और यूनिट में क्या क्या रिलेशंस हो सकता है, क्या रिलेशन होते हैं, वो चीजें अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एंड यूनिट। बात समझ में आया। तो देखो क्या होता है, अभी जैसा हमने बताया था दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता। तो यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बात समझ में आया। सॉ इन शॉर्ट हम लोग इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कौन कौन सा, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। बात समझ में आया। यहाँ देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन जो होगा, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। क्लियर है इतना। एन क्या हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, यूनिट है। क्लियर है इतना। अब देखो हमें पता है जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हो, तो एक कोई ना कोई क्या आ जाता है, कांस्टेंट आता है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इसमें से अगर हम लोग देखो एग्जांपल ऐसे हम लिख लेते हैं समझने के लिए, कभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, तो हम लोग ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे हम लोग लिखते हैं अभी जैसे बताए थे, 1 मीटर को कितना लिख सकते हैं, बोलो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज कम है तो यूनिट क्या हमारे पास, ज्यादा है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हमारे पास, ज्यादा है, तो यूनिट्स क्या है, कम है। तो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। क्लियर है इतना। अब हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम लोग अगर हटाते हैं प्रोपोर्शनल, तो सी आ गया बाई यू। तो इसको ऐसे राइट कर सकता है कोई, एन यू इक्वल टू सी। बात समझ में आया कि नहीं आया। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, u फॉर यूनिट्स, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट मींस क्या, देखो कंपेयर अगर कराए तो n फॉर कितना, यहाँ n के जगह पे क्या है 1 है, यूनिट की जगह पे क्या है मीटर। दूसरे सिस्टम में अगर लिखें, देखो एक सिस्टम इसका यूज बहुत है, मतलब डायमेंशनल में भी यूज करेंगे, अभी क्या यूनिट्स का कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का, ठीक है, एक दो करके भी देखेंगे अभी। तो देखो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। जैसे देखो n और u को मल्टीप्लाई कर लिए, इसमें भी n और u मल्टीप्लाई कर लिए, तो एक दूसरे से इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इट मींस क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें आया कि नहीं आया। देखो फिर से ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स हमेशा कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, चाहे मीटर में रख लो, सेंटीमीटर में रख लो, मिलीमीटर में रख लो, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, हमेशा एन और यू को मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा क्या मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे। बात समझ में आया। इसको लिखो, पॉज करके नोट कर लियोगे, ठीक है। अब देखो
अब देखेंगे दो सिस्टम के लिए। दो सिस्टम मींस क्या, हमने बताया था यूनिट में क्या क्या होता है, सीजीएस सिस्टम। यूनिट में क्या कौन कौन से सिस्टम बताए थे, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, एफके सिस्टम बताए थे, और एसआई सिस्टम, ठीक है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर जाना हो तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो फॉर टू सिस्टम के लिए कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो फॉर, इसके बाद जस्ट नीचे लिखना है फॉर टू सिस्टम, टू सिस्टम, ठीक है। टू सिस्टम के लिए अगर राइट डाउन करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो एक सिस्टम के लिए एन यू था, एन यू क्या था ये हमें पता है, देखो वी नो दैट, ऐसे हम लोग को पता है क्या था, एन यू जो था क्या था बोलो, कांस्टेंट था, ठीक है। अब देखो इसको दो सिस्टम के लिए अगर लगाए तो क्या कर सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, हमेशा क्या होंगे बोलो, कांस्टेंट होगा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत इसमें। अब इस पे एक दो एग्जांपल करते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखो क्या पहला क्वेश्चन, 1 न्यूटन, देखो 1 न्यूटन चेंज इनटू सीजीएस सिस्टम, सीजीएस, ठीक है, सीजीएस सिस्टम। 1 न्यूटन को क्या कर रहे हैं हम लोग, सीजीएस सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। हमें पता है कि बताया था एसआई यूनिट, बताया था कि नहीं बताया था, न्यूटन क्या था, एसआई यूनिट था। इसी को किस में चेंज कर रहे हैं हम लोग, सीजीएस सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। बात समझ में आया। कभी कभी ऐसा भी आता है 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, ठीक है, कितने डायन होते हैं, ऐसे फिलिंग टैंक्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायन मींस क्या, सीजीएस यूनिट होता है, न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायन होता है। अब कितना होता है उसको अभी डिस्कस करते हैं, किसके हेल्प से, ये वाले फॉर्मूले के हेल्प से। क्लियर है इतना। अब देखो देखो अगर हम लोग 1 न्यूटन को लिखना चाहें, देखो अभी जो हमारे पास है n, ऐसे लिख सकते हैं 1n इक्वल टू, मतलब n1u1 हमारे पास दिखाई दे रखा है, देखो n1u1 मतलब क्या, n1u1, n2 मतलब क्या, फाइंड आउट करना है, और सीजीएस मींस क्या, डायन, सीजीएस मींस क्या, डायन। बात समझ में आया क्या, आया कि नहीं आया। अब देखो हमारे पास 1 तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही है। न्यूटन को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, न्यूटन मतलब क्या, फोर्स का यूनिट था, और फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या था बोलो, सीजीएस में, सॉरी एसआई में क्या था, केजी। एक्सेलरेशन को लिख सकते थे मीटर सेकंड माइनस 2, इसी को तो न्यूटन बोले थे, याद होगा। तो ऐसा यूनिट में हमने बोला था, इतना निकालने के बाद क्या बोल दिए थे, इसको न्यूटन बोल दिया था, ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं। सिमिलरली डायन को अगर हम लोग देखें, सीजीएस हमने बोला है क्या, एक्चुअल में सीजीएस सिस्टम है, तो सीजीएस में मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो, ग्राम से। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम से। मीटर को किससे करते हैं बोलो, सेंटीमीटर से। और टाइम को तो सेकंड है ही। बात समझ में आया। अब देखो n2 अगर फाइंड आउट करना चाहे, n2 फाइंड आउट करना चाहे तो इसको इधर लेके आए, देखो 1 ये कितना हमारे पास, देखो केजी बाई ग्राम, समझ में आ गया। इसको इधर लेके आना है बस, और कुछ नहीं। और देखो ये हमारे पास मीटर बाई सेंटीमीटर इनटू सेकंड का पावर -2 डिवाइडेड बाई सेकंड का पावर -2। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट भी काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखो इससे क्या, अब बताओ 1 केजी में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम लोग निकाले तो कितना हो जाएगा, देखो 1000 ग्राम, ठीक है, बाई ग्राम इनटू कितना 100 मीटर, सॉरी 100 कितना सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, फिर से कितना बोलो, सेंटीमीटर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ये जो कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का, ग्राम से ग्राम, 10 का पावर 3 और 10 टू द पावर 2 कितना, 10 टू द पावर 5 होगा कि नहीं होगा, 10 टू द पावर 5। इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाला। तो एक्चुअल में अगर तुमसे पूछे कि 1 न्यूटन में कितने डायन होता है, तो 10 टू द पावर 5 डायन। 1 न्यूटन में कितने, 10 टू द पावर 5 डायन। डायन क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। बात समझ में आया। और न्यूटन क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत इसमें। देखो तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए। क्लियर है इतना, इसमें कोई दिक्कत। देखो पॉज करके नोट करो इसको, फिर एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हो गया, चलो ठीक है। सेकंड देखो,
नेक्स्ट देखो एक और, 1 अर्ग, या अगर ऐसे लिख लो 1 जूल को चेंज करते हैं, 1 जूल, ठीक है, चेंज इनटू अर्ग। अर्ग क्या एक्चुअल में सीजीएस यूनिट है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। 1 जूल चेंज इनटू अर्ग, ठीक है। मतलब क्या, कितने अर्ग होते हैं, मतलब 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कोई राइट डाउन कर सकता है, देखो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, बात समझ में आई। जैसे अभी क्या था, 1 न्यूटन में कितने हो गए, 1 न्यूटन में कितने 10⁵ डायन होता है। वैसे ही अर्ग क्या सीजीएस यूनिट है, किसका किसका बोलो, वर्क डन का या फिर एनर्जी का। एनर्जी का जो जूल क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका सीजीएस यूनिट अगर तुमसे पूछे तो क्या होगा, अर्ग होता है। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो देखो कैसे करेंगे, ऐसे ही एज इट इज वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, बिनो डैट ऐसे हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। ये हमारे पास है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, हमेशा क्या होता है बोलो, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले के देखें तो ये n1 कितना है 1, जूल को क्या लिख सकते हैं बोलो, जूल मतलब क्या, एनर्जी। एनर्जी मींस क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आया। तो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा, और इसका ऐसे यूनिट निकाले थे हम लोग, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2। हम लोग 1 जूल को अभी हम लोग राइट कर लेते, देखो 1 जूल, इसी को तो चेंज करना है, n2 हमें नहीं पता, और ये क्या हमारे पास अर्ग है, बात समझ में आया। अब देखो फिर से 1 जूल को हम लोग ऐसे फंडामेंटल के टर्म्स में राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो जूल मतलब क्या, एनर्जी। एनर्जी मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या था, देखो फोर्स कितना था, देखो केजी, ठीक है। और जूल को क्या लिखे थे, देखो ये मीटर स्क्वायर, यहाँ बस क्या था, मीटर था। फोर्स में बस डिस्प्लेसमेंट से ही तो मल्टीप्लाई किए थे, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आया था। तो डिस्प्लेसमेंट मींस क्या, मीटर। तो इसमें एक और मीटर मल्टीप्लाई कर दो तो किसका, एनर्जी का आ जाएगा। तो देखो क्या है, मीटर स्क्वायर, क्लियर है इतना, सेकंड का पावर -2, ठीक है। अब n2 हमें फाइंड आउट करना है। ये एक्चुअल में क्या है, सीजीएस है, सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट मींस क्या, केजी को किस में लिखते हैं बोलो, ग्राम में, ठीक है। मीटर को किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही होता है। तो n2 का अगर वैल्यू फाइंड आउट करें, n2 का अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखो 1, ठीक है, 1 तो है ही, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो केजी बाई ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसको इधर लेके आए तो देखो मीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू सेकंड का पावर -2, फिर से देखो सेकंड का पावर -2 डिवाइडेड बाई सेकंड का पावर -2। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो केजी को अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम राइट डाउन कर सकते हैं। ये भी कितना होगा बोलो, ग्राम, कोई परेशानी नहीं। इनटू मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर मतलब 10 टू दी पावर बोलो 100 को 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब 10 टू दी पावर 4। ये कितना हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये तो सेकंड का पावर -2, सेकंड का पावर -2 है ही। अब सिंपली इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो कितना आ जाएगा, देखो एक गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया 10 टू दी पावर 4 प्लस 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर कितना होगा बोलो 7, 10 टू दी पावर कितना आ गया 7। तो तुमसे अगर कभी पूछे कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं तो 10 टू दी पावर 7 अर्ग। जूल क्या है हमारे पास, एसआई यूनिट, और अर्ग क्या है हमारे पास, सीजीएस यूनिट। क्लियर है इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसको पॉज करके नोट करो, फिर आगे देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसका होता है ना, देखो डायमेंशन में भी इसका यूज करते हैं, डायमेंशन में भी इसका यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज डायमेंशन में भी करते हैं, ठीक है। एक एक करके अभी देख रहे हैं, यूनिट के कन्वर्जन में भी कर सकते हैं और डायमेंशन एनालिसिस में भी हम लोग करते हैं इसका, ठीक है। तो अभी आगे जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशन, ठीक है। क्लियर है इतना, पॉज करके नोट करो, हो गया। और भी है ऐसे ही बहुत है, जितने मर्जी कन्वर्जन करना है कर सकते हैं इसके हेल्प से, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन भी करवाएंगे इसके, पहले टॉपिक फिनिश करते हैं फिर क्वेश्चन करवाएंगे। एक दो एग्जाम्पल करवाते जा रहे हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बाद में क्वेश्चन भी और करवाएंगे स्पेशली। अब देखो क्या हम लोग करने वाले हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये होता क्या है, पहले तो डायमेंशन होता क्या है पहले वो समझते हैं, फिर एनालिसिस इसका करेंगे। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, एक कुछ नहीं है, एक डेरिवेशन है या फिर एक्सप्रेशन है जो डिराइव क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के लिखते हैं। आई बात समझ में, जैसे जितने भी डिराइव क्वांटिटी है ना उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में जो लिखने का तरीका है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन। बात समझ में आया, कुछ पावर्स के टर्म्स में। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या था, लेंथ, टाइम, 7 लिखवाए थे टोटल। तो कोई भी डिराइव क्वांटिटी किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके ही तो बने होते हैं, होते कि नहीं होते। तो डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखें कुछ पावर्स के फॉर्म में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से सुनो। कोई भी हमारे पास मान लो स्पीड है, ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का फंडामेंटल क्वांटिटी क्या लेंथ, ठीक है, और टाइम मतलब टी, क्लियर है इतना। तो स्पीड को एल और टी के फॉर्म में लिखे, कहने का मतलब डिस्टेंस स्पीड को लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखे, मतलब क्या, फंडामेंटल टर्म्स में ही तो लिख रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में ही तो लिख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक्चुअल में, इट इज एन एक्सप्रेशन to relates that, ठीक है, टू रिलेट्स दैट, क्या किसको रिलेट करता है, डिराइव क्वांटिटी टू फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या करता है, ये एक तरीके से डेरिवेशन है जो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी को क्या करता है, रिलेट करता है। रिलेट करता मींस क्या, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। बात समझ में आया। एग्जांपल, जैसे किसी का अगर डायमेंशंस लिखना है इन फॉर्म ऑफ पावर, इन फॉर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। सपोज अगर किसी को डायमेंशन लिखना है तो इस तरीके से मान लेते हैं कोई हमारे पास क्या है, क्वांटिटीज है, कोई क्या हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको एफ से डिनोट कर ले। बात समझ में आया। तो क्वांटिटी क्या, देखो किसके टर्म में, जैसे मान ले क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, स्पीड, टाइम, मतलब स्पीड या फिर कोई भी चीज है, कोई भी डिराइव क्वांटिटी है, ऐसा हमने मान लिया। देखो ये हमारे पास ऐसा मान लिया कि कोई हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है। बात समझ में आया। तो डिराइव क्वांटिटी को इन फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन में लिखना है, एम एल टी, ज्यादातर एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, एम एल टी ज्यादातर होता है, ठीक है, एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे। और किसके, एम का पावर कुछ पावर, एम के ऊपर कुछ पावर। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, क्लियर होगा। अभी बस देखो, डायमेंशन मतलब डी फॉर डिराइव क्वांटिटी को किसके फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख रहे हैं, एम का पावर 1, ठीक है, देखो एल का पावर बी और टी का पावर सी। इस तरीके से हम लोग बॉन्ड लगा देते हैं, घेर देते हैं इसको, डायमेंशन लिखने का तरीका है। बात समझ में आया कि नहीं है। आगे बताएंगे लिमिटेशंस होते हैं कि डायमेंशन बस 3 क्वांटिटीज को ही एनालाइज कर सकता है, 4-5 हो तो नहीं कर सकता। बात समझ, उसका अभी देखेंगे लिमिट्स। अभी तो बस इतना समझो कि कोई डायमेंशन होगा, कोई डिराइव क्वांटिटी होगा, तो उसको किसके फॉर्म में, फंडामेंटल टर्म्स में लिखने का जो तरीका होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन। बात समझ में आया। और इस फंडामेंटल टर्म्स का क्या, पावर ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कुछ पावर्स होंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, कुछ पावर्स डाल के हम लोग लिख लेंगे डिराइव क्वांटिटी को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन बोलते हैं। क्लियर है इतना, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो याद होगा कितने टाइप्स की क्वांटिटी हमने बताया था, 3 टाइप्स के क्वांटिटीज थे। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के थे, 3 टाइप्स के, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सबका डायमेंशन देखते हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है, फिर अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो पहले क्या देखना हमें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग
क्या कर सकते हैं, किसी भी डिराइव क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालाइज कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो पहले तो राइट करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक हो, इतना हो गया, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। देखो आगे लिखेंगे क्या क्या, किसके बारे में भी देखना है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डायमेंशन अभी देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या, डायमेंशन ऑफ लिखेंगे, इसके बाद डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब बताओ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने, 7 थे, याद होगा तुम्हें। क्या क्या था बोलो, मास, पहला क्या था मास, दूसरा क्या था बोलो टाइम, ठीक है, थर्ड क्या था लेंथ, इसमें कोई दिक्कत, फोर्थ क्या था, पहले ही बोले थे याद होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। पहला क्या था मास टाइम लेंथ, नेक्स्ट क्या था बोलो टेम्परेचर, फिफ्थ क्या था बोलो इलेक्ट्रिक करंट, समझ में आया? नेक्स्ट मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट क्या था बोलो लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। ऑफ क्या था इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखो डायमेंशन अगर हम लोग इसका राइट डाउन करें, एक माइंड में हो, ये अगर हमें याद हो और बहुत ही आसान है, तो किसी भी क्वांटिटी का हम लोग जैसे देखो, जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग क्या लिखे थे, यूनिट लिख लिए थे। यूनिट लिखने के बाद डिराइव क्वांटिटी का यूनिट लिखने में कोई परेशानी आया था क्या? नहीं आया था। अगर ये हमारे पास याद हो, इसका अगर हमें याद हो, तो डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने में कोई परेशानी नहीं होने वाला। फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये सब चीजें पता होना चाहिए। अभी लिखेंगे, डायरेक्ट लिख के फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मास को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है मास का? कैपिटल एम। टाइम का क्या होता है? कैपिटल टी। ठीक है, लेंथ का क्या होता है? कैपिटल एल। टेम्परेचर को क्या? केल्विन के, और कहीं कहीं किससे डिनोट करते हैं? थीटा से भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारे पास? कैपिटल ए फॉर एम्पियर। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल। ठीक है, मोल। नेक्स्ट क्या हमारा? लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी मतलब कैंडेला, सीडी। समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन है। ज्यादातर किसका है? इसी का यूज होगा, 3-4, ये दोनों का तो बहुत कम यूजेस हैं। ठीक है, मेन क्या है? चारों का यूजेस होंगे। इसको राइट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, पॉज करके नोट करो। हो गया होगा, कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं। अब किसका देखने वाले हैं? डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी का। इसी के हेल्प से हम लोग कुछ डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, ये तो याद रखना ही है, सातों के सातों ये याद रखने हैं, तभी जाके हम लोग डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अब आगे क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो बात समझ में आ रहा है? तो डिराइव क्वांटिटीज का पहले थोड़ा सा और डायमेंशन का बता देते हैं। देखो डायमेंशन का एक तो सिंपली क्या होते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग किसके, सॉरी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखते हैं, उसी को डायमेंशन बोलते हैं। बात क्लियर है इतना? इसके बाद इसका यूज कहाँ होता है थोड़ा सा फील कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो फिर क्या पहले किया जाता है? उसका एक मॉडल बनाते हैं। सिंपल सा पहले क्या करते हैं? मॉडल। ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट बिल्डिंग बना देते हैं, या बड़े बड़े मशीन्स बनाए जाते हैं तो डायरेक्ट थोड़ी क्या मशीन्स बना देते हैं, पहले उसका मॉडल बनाया जाता है। बात समझ में? अब मॉडल क्यों बनाते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मशीन बना लो, वो सही सही फंक्शन नहीं करे, मतलब सही सही वह वर्क नहीं करे, तो प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं कि क्या होगा? इतना ज़्यादा टाइम जाएगा उसको बनाने में, इतना ज़्यादा टाइम जाएगा, मटेरियल्स वेस्ट होंगे, इसके बाद क्या होगा हमारे पास? लेबर कॉस्ट जाएगा, ये सब चीज़ें बर्बाद होगा कि नहीं होगा? इसीलिए पहले क्या बनाते हैं? छोटा सा मॉडल बना लेते हैं। मॉडल बनाने के बाद अगर देखते हैं कि सही सही वर्किंग कर रहा है, मतलब सही सही काम चल रहा है,
उससे, तो फिर उसी को क्या लेंथ मास टाइम इनलार्ज कर देते हैं, हमारे पास क्या होता है फाइनल जो प्रोजेक्ट होता है वो मिल जाता है। बात समझ में आए? कोई भी मशीन्स, फिर से सुनो, कोई भी मशीन्स या फिर बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े, तो सबसे पहले क्या मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल मतलब छोटे छोटे मॉडल बनाए जाते हैं। कारण क्या है कि अगर मान लो मॉडल फेल भी हुआ, मॉडल अगर फेल भी हुआ तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला जी, कंपेयर टू अगर बिल्डिंग बना दिए तो। बिल्डिंग बना दिए तो इतना ज़्यादा ईंट बीट सीमेंट वेमेंट सब बर्बाद जाएगा ना, लेबर वेबर कॉस्ट सब चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहले फर्स्ट क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं। फिर उसके बाद अगर सही सही काम चल रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मास बढ़ा दिए, डायमेंशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या था, मास लेंथ टाइम, उसके कंपैरिजन में उसके कुछ रेशियोस निकाल लेते हैं और उसका मास बढ़ा देते हैं कि, और उसका लेंथ बढ़ा देंगे, टाइम बढ़ा देंगे, ये सब करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो मेनली वहाँ पे डायमेंशन का यूज होता है, क्लियर है इतना। अब देखो हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी के बारे में। तो डिराइव क्वांटिटीज के बारे में हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक से चलते हैं। फर्स्ट तो क्या है, डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया का लिखते हैं, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है कि नहीं होता। तो लेंथ भी एक तरीके, लेंथ क्या, तो लेंथ है ही, तो लेंथ का क्या होता है, तो देखो कैपिटल एल, और विड्थ भी एक तरीके से लेंथ ही है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। दोनों को मीटर से ही मेजरमेंट करते थे, तो क्या है एक तरीके से लेंथ ही है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, बोलो एल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल पावर 1 एल का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत। तो हमारे पास एरिया का क्या आएगा, एल स्क्वायर। दूसरा देखो वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, वॉल्यूम की बात करें तो क्या लिखेंगे, एल बी एच लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो एल तो एल है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विड्थ को भी क्या लिख सकते हैं, बोलो एल, और हाइट भी एक तरीके का लेंथ ही है, तो क्या लिख देंगे, बोलो एल का पावर 3, कोई दिक्कत इसमें। देखो 7 अगर वो याद है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। थर्ड देखो स्पीड की बात करें, स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होता है, बोलो लेंथ, डिस्टेंस भी एक तरीके का लेंथ है कि नहीं, और टाइम तो टाइम है ही, तो टी लिख लिए, तो क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस 1, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है, बोलो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का लेंथ है कि नहीं, और टाइम तो टी है ही, देखो इसका भी सेम आया कि नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। तो स्पीड क्या होता है, डायमेंशन सेम है, यूनिट भी सेम है, बस एक क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, दूसरा कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में, यूनिट एंड डायमेंशन दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है। नेक्स्ट देखो एक्सेलरेशन की बात करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटी अगर याद है तो कोई परेशानी थोड़ी है, फॉर्मूला पता हो, फंडामेंटल क्वांटिटी पता हो तो सबको रखते हुए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना है, देखो एल टी माइनस 1, और फिर से नीचे टी हो गया तो इसको कोई राइट कर सकता है एल टी माइनस 2, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगर फोर्स की बात करें, किसकी बात करें, फोर्स की बात करें तो क्या होता है, बोलो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m, और एक्सेलरेशन का अभी जस्ट निकाले कितना था, एल टी माइनस 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते डायमेंशन, कोई परेशानी। तो इतना पहले नोट करो, फिर आगे भी कुछ देखते हैं। हो गया इतना, क्लियर है, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, अब देखो 7 क्या देख लिए थे, फोर्स देख लिए थे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेस का। इस बार नेट में पूछा गया था स्ट्रेस का डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस की बात करें तो क्या होता है, बोलो फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होता है, बोलो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या अभी देखे थे, एम एल टी माइनस 2, और एरिया क्या होता है एल का स्क्वायर। बात समझ में आएगा, फोर्स क्या अभी जस्ट निकाले थे, और एरिया कितना एल स्क्वायर, तो इसको ऊपर लेके गए हैं तो ये हो जाएगा एल से एल गया तो कितना हो जाएगा, देखो एम एल माइनस 1 टी का पावर माइनस 2, क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो प्रेशर, प्रेशर की बात करें, प्रेशर की बात करें क्या होगा, बोलो फोर्स पर यूनिट एरिया, सबको पता है सेम ही है, होगा कि नहीं होगा। प्रेशर एंड स्ट्रेस का क्या होता है, डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, बोलो सेम होगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट देखो स्ट्रेन की बात करें,
कितना हो गया 9। स्ट्रेन की बात करें, ये सब चीजें जानेंगे एक एक करके, बात समझ में आ रहा है। स्ट्रेस स्ट्रेन सब चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। अभी तो बस हमें फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला तुम्हें पता। देखो अभी क्या हमें सीखना है बस कि तुम्हारे पास अगर फॉर्मूला लिखा हुआ हो तो तुम डायमेंशन निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, बात समझ में आए। अभी तो बस हम लोग डायमेंशन निकालना सीख रहे हैं, क्लियर है इतना। फॉर्मूला तो धीरे धीरे फिजिक्स पढ़ेंगे याद होते जाएगा, कोई परेशानी नहीं होने वाला। फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं, 11 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आते जाएगा फॉर्मूला तो अपने आप होते जाएगा। हमें डायमेंशन निकालने आता है कि नहीं आता है, ये सबसे बड़ी बात है, बात समझ में आया। तो उसको पहले सीखो। अब देखो स्ट्रेन जो होता है ना, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, कितना होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो एक चेंज इन मतलब क्या, लेंथ ही तो है, और ओरिजिनल लेंथ भी क्या है, लेंथ ही है, तो ये दोनों कट गया 1। इट मींस ऐसे क्वांटिटी जिसका वैल्यू 1 आ रहा है, क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। बात समझ में आया। ऐसे क्वांटिटी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी बोलो, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट देखो 10 बहुत है, जितना मर्जी निकालना है निकालते रहो, कोई परेशानी नहीं होने वाला। देखो नेक्स्ट वर्क डन का निकालते हैं। देखो वर्क डन का ठीक है। तो फोर्स का क्या निकला था हमें पता ना, F इंटू एस होता है वर्क डन, ठीक है। तो फोर्स का क्या था बोलो, MLT माइनस 2, और ये क्या हमारे पास डिस्टेंस मतलब फिर से L, तो कितना हो गया बोलो MLT माइनस 2, इतना लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आया। इसको नोट करो, फिर दूसरे टाइप का करते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है, हो गया बढ़िया, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो अब कुछ ऐसे क्वांटिटीज, कभी कभी फॉर्मूला तुम्हें दिया रहेगा, बोलेगा इस कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट करो आप, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक दो इस टाइप का भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो फाइंड आउट, नेक्स्ट करना है फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ किसका, जी फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तुम्हारे पास अगर ऐसा फॉर्मूला दे रखा हो, एंड के इन गिवन फॉर्मूला, ठीक है, इन गिवन फॉर्मूला दे रखा है। सपोज फॉर्मूला पहला जो है हमारे पास F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर क्या है हमारे पास, m1 क्या है, मास है, मतलब m1 m2 क्या है, मासेस है, m1 एंड m2 मासेस, ठीक है। r क्या है बोलो, डिस्टेंस, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मासेस होता है, अभी तो बस समझो डिस्टेंस होता है। g तो समझते हो कांस्टेंट है जिसका हमें फाइंड आउट करना है। f क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल ठीक है, फोर्स है, बात समझ में आए। पहला क्वेश्चन है। दूसरा हमने दिया, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी K का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि Q1 Q2 क्या है, Q1 एंड Q2 चार्जेस है, वेयर Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है। R क्या हमारे पास, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और क्या हमारे पास, देखो बात समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम लोग करके आना। नेक्स्ट क्या है देखो, F तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट मैं करके आ रहा हूँ, एक तुम लोग होमवर्क में करके आना, फिर कल इसको डिस्कस कराते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हमारे पास, अगर इसका G का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट क्या G का डायमेंशन अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ G, तो बस क्या करना है, सिंपल सा देखो G अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 लिख सकते हैं क्या। और F का हमें पता था डायमेंशन कितना लिखे थे, MLT माइनस 2। R कितना है देखो, R का वैल्यू L स्क्वायर लिख सकते हैं। R एक तरीके का डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस का क्या होता है, L होता है कि नहीं होता है, L स्क्वायर। और देखो मास m1 m2 मतलब m इंटू m, बात समझ में आया। तो G को क्या लिख सकते हैं, देखो ML, देखो कितना 3t का पावर माइनस 2 और m स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके गए तो कितना हो जाएगा, देखो एक m से m गया तो m का पावर -1, ठीक है, l का पावर 3, t का पावर -2, बात समझ में आया। तो g का जो डायमेंशन हो गया m इनवर्स l का पावर 3, t का पावर -2,